बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स की क्लास में हम जो है स्पर्म ऑफ सीडा का एंजियोस्पर्म जो होता है उसकी लाइफ साइकिल को देख रहे थे, तो थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं क्योंकि अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। लास्ट क्लास से जुड़ा हुआ टॉपिक है, लिहाजा उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। हमने अब तक बात की कि जो किंगडम प्लांट होता है, किंगडम प्लांटी, उसमें दो बड़े ग्रुप होते हैं, डिविजन होते हैं, दो बड़े ग्रुप। एक कहलाते हैं ब्रायोफाइट्स, एक कहलाते हैं ट्रैशोफाइट्स। ब्रायोफाइट मेजर तरीन जो फर्क है वो इनमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, छोटे से पौधे होते हैं, एम्फीबियस इन नेचर होते हैं, गैमेटोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है। जबकि ट्रैशोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं ये। इनमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है और इनकी ज़्यादातर जो प्लांट स्पीशीज होती हैं वो वाटर इंडिपेंडेंट होती है। फिर ब्रायोफाइट्स के तीन ग्रुप हमने स्टडी किए, हेपेटिसी, मुस्की और एंथोसिरॉट, और इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है बस। और ट्रैशोफाइट्स में हमने पांचवा ग्रुप स्टडी करना है। अब तक हम सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, सिफेनोप्सीडा और टेरियोप्सीडा, ये चार ग्रुप्स हमने स्टडी कर लिए थे। स्पर्म ऑफ सीडा की बात कर रहे थे हम। स्पर्म ऑफ सीडा चूंकि ट्रैशोफाइट्स की एक सब ग्रुप है, सब फाइलम है, लिहाजा ये वैस्कुलर टिश्यूज रखते हैं, इनमें जाइलम फ्लोएम मौजूद होता है। इनका रूट स्टेम लीफ बड़ा बेहतरीन डेवलप हुआ होता है, दे आर वेल डेवलप्ड प्लांट्स, बहुत ही ज़बरदस्त इनमें डेवलपमेंट हुई भी होती है निस्बतन इसकी जो प्रीवियस क्लासेस है ना, सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, उनकी निस्बत अगर हम उनसे कंपेयर करें तो ये ट्रैशोफाइट्स में सबसे बेहतरीन डेवलप प्लांट्स होते हैं। इनमें रूट स्टेम लीव्स डेवलप हुई भी होती है, रूट इनकी टैप रूट्स भी होती है, एडवेंटिशियस रूट्स भी होती है, स्टेम में ब्रांचेज होती है, नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। लीव्स इनके जो हैं वेल डेवलप होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले होते हैं, स्टोमेटा मौजूद होता है, क्यूटिकल की लेयर होती है। तो वेल डेवलप्ड लीव्स हो गए। स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है, उसमें डबल क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि गैमेटोफाइटिक जनरेशन बड़ी रिड्यूस फॉर्म में होती है। लेकिन इनका मेन कैरेक्टर क्या है जिसकी वजह से ये ट्रैशोफाइट्स के बाकी चारों ग्रुप से अलग होकर एक अलग सब फाइलम बना हुआ है, वो ये तीन मेजर कैरेक्टर हैं। पहला, दे आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ये सीड प्रोड्यूस करने वाले पौधे होते हैं। ट्रैशोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स किसी में भी सीड प्रोड्यूसिंग की एबिलिटी नहीं थी सिवाय इनके। ट्रैशोफाइट्स में जो चार क्लासेस हमने पढ़ी, सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, सिफेनोप्सीडा, किसी में भी सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं, गैमेटोफाइट बनता है, फिर गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाते हैं, वो गैमेट्स फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट से वापस स्पोरोफाइट बनता है। लेकिन इनमें इनके अंदर प्रोटेक्शन के मामला कुछ स्पीशीज ने किए डेवलप, जैसे कि चाहे ब्रायोफाइट्स हो चाहे ट्रैशोफाइट्स हो, इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आर्चिगोनिया, उसमें फीमेल गैमेट बनता है और फिर उसी में ही रहता है। आर्चिगोनिया के अंदर ही एंथीरिडिया से मेल गैमेट आगे फर्टिलाइज करता है। ये प्रोटेक्शन की नजर होती है, एक प्रोटेक्शन की फॉर्म होती है कि एंथीरिडिया से गैमेट्स निकलेगा। आर्चिगोनिया के अंदर जो फीमेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट आर्चिगोनिया में ही रहता है। अब मेल गैमेट अंदर आएगा, आर्चिगोनिया में फ्यूज करेगा और जाइगोट तैयार होगा, जाइगोट एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर वहीं से डेवलप होता है। तो ये सब सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन हो गया। लेकिन ये जो स्पर्म ऑक्सीडा होते हैं, इन्होंने प्रोटेक्शन के अगले लेवल पे जाते हैं। ये क्या करते हैं कि अपने स्पोरोफाइट को स्पोरेंजियम को बदले, ये जो स्पोरेंजियम होता है ना इनका, मेगा स्पोरेंजियम, ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं सीड में, उसको डेवलप कर देते हैं सीड के अंदर। सीड क्या होता है दरअसल, एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो जो होता है वो वेल प्रोटेक्टेड इंक्लोज हुआ होता है। लेयर्स होती है, इंटीग्यूमेंट, आउटर लेयर, इंटीरियर लेयर, दो लेयर्स इंटीग्यूमेंट के नाम से लेयर्स होती है, उनके अंदर इनका जाइगोट पैक हुआ होता है और ये स्ट्रक्चर बन जाता है सीड। तो इनका जो जाइगोट होता है, इनका जो एम्ब्रियो होता है, वो बहुत ही प्रोटेक्टिव केसिंग के अंदर मौजूद होता है। और उस प्रोटेक्टिव केसिंग को आप सीड कहते हो और सीड कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो सबसे मेजर डिफरेंस इस क्लास का यही है कि ये ऐसे ट्रैशोफाइट्स होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा बड़ा जो इनके अंदर फर्क है ट्रैशोफाइट्स की बाकी क्लास की निस्बत, वो ये कि दे प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब्स। पिछली आपने ब्रायोफाइट्स तो मुकम्मल तौर पर फर्टिलाइजेशन में पानी पर डिपेंडेंट होते हैं, उनका मेल गैमेट पानी के जरिए स्विम करता हुआ फीमेल गैमेट तक जाता है। जबकि ट्रैशोफाइट्स की जो आपकी चारों क्लासेस रही है, सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, सिफेनोप्सीडा, उनमें भी पानी की जरूरत पड़ती है, बहुत कम, लेकिन पानी की हल्की सी लेयर भी चाहिए होती है। एक हल्की सी लेयर भी होगी, काम चला लेते हैं, लेकिन फिर भी इनको गैमेट्स को फर्टिलाइज करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। जबकि ये जो ट्रैशोफाइट्स की पांचवी क्लास है स्पर्मोप्सिडा, इन्होंने क्या किया, ये एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं और इनका जो मेल गैमेटोफाइट है वहां से एक ट्यूब बनती है और वो ट्यूब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाती है और उस ट्यूब के जरिए गैमेट ट्रांसफर हो जाता है।
बकायदा ट्यूब के जरिए ये अपने मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट को फीमेल गैमेट में ट्रांसफर कर रहा है। तो ये ट्यूब बना रहे हैं जिसकी वजह से ये वाटर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन में। इनका वाटर इंडिपेंडेंट सिर्फ फर्टिलाइजेशन है, वैसे फोटोसिंथेसिस में पानी चाहिए होगा, तो वाटर इंडिपेंडेंट हो जाती है इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की जरूरत नहीं होती। मजीद एडॉप्टेशन करते हैं ये पॉलन ग्रेन्स, यानी इनका जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो बड़ा हल्का होता है, विंग लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे वो डिस्पर्स भी हो सकते हैं हवा के जरिए, पानी और इंसेक्ट के जरिए, ये एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते हैं। और तीसरा बड़ा करेक्टर जो स्पर्म ऑफ सीडा को बाकी ट्रेसोफाइट्स की चारों क्लासेस से डिफरेंट करता है, वो हेट्रोस्पोरस। आपने देखा ट्रेसोफाइट्स के जो 4 ग्रुप थे, सिलोपसीडा, लाइकोपसीडा, सिफेनोपसीडा और टेरियोपसीडा में होमोस्पोरस थे, एक ही किस्म का स्पोर बना रहे थे। बस एक जो लाइकोपसीडा होती है उसकी कुछ स्पीशीज के अंदर आपको हेट्रोस्पोरस की कंडीशन मिली। लाइकोपोडियम सिलेजिनेला जो हमने एग्जांपल ली थी वो हेट्रोस्पोरस था। लेकिन मेजॉरिटी देखा जाए तो ट्रेसोफाइट्स की अब तक जितनी 4 क्लासेस आई है उनमें हेट्रोस्पोरस होते हैं, वो यानी होमोस्पोरस होते हैं और एक ही किस्म का स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ना उनमें माइक्रो तो ना इनमें मेगा, सिर्फ एक ही स्पोर होता है, वही स्पोर डेवलप हो जाता है और जर्मिनेट होता है, तो फिर वो इनका गैमेटोफाइट बनता है। उस गैमेटोफाइट में 2 ब्रांचेस होती है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंथेरिडिया, एक आर्चिगोनिया। एंथेरिडिया में मेल गैमेट बनता है, आर्चिगोनिया में फीमेल गैमेट बनता है। लेकिन ये जो स्पर्म ऑफ सीडा होते हैं दे आर हेट्रोस्पोरस, इनके पास 2 अलग अलग स्पोर बनते हैं। एक छोटा स्पोर होता है उसका माइक्रोस्पोर कहते हैं, एक बड़ा स्पोर होता है उसका मेगा स्पोर कहते हैं। और ये माइक्रो और मेगा स्पोर 2 अलग अलग होते हैं। माइक्रो जो है वो जर्मिनेट होता है और मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, मेगा स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो ये फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हेट्रोस्पोरस की कंडीशन होती है जिसकी वजह से इनकी चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, इनके जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, जबकि इनके जो मेगा स्पोर होते हैं उनको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, माइक्रो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, इनके माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जबकि मेगा स्पोर क्या होते हैं, इनके एम्ब्रियो सैक होते हैं। फिर यही जर्मिनेट करके पॉलन ग्रेन ही जर्मिनेट करेगा, जब इसमें से ट्यूब निकल आएगी तो ये माइक्रोस्पोर नहीं कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा मेल गैमेटोफाइट। इसी तरह जब एम्ब्रियो सैक जर्मिनेट करेगा और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, एंटीपोडल साइनर्जिड्स, तो फिर ये फीमेल गैमेटोफाइट हो जाएगा। तो यही माइक्रो और मेगा स्पोर्स होते हैं, यही जर्मिनेट करते हैं और ये फिर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं। तो याद रखिएगा, इनके माइक्रोस्पोर को आप पॉलन ग्रेन और इनके मेगा स्पोर को आप एम्ब्रियो सैक कहते हो। फिर हमने इनकी तरह लाइफ साइकिल देखी थी, इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एंजियोस्पर्म्स, गैम्नियोस्पर्म्स, वो मैंने नीचे बयान की हुई है। तो इनकी लाइफ साइकिल हमने जरा एक जनरल से देखी थी कि इनके पास स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है, ट्रेसोफाइट से डबल क्रोमोसोम होते हैं। स्पोरोफाइटिक जनरेशन में 2 टाइप के स्पोरेंजियम होते हैं, एक कहलाता है माइक्रो स्पोरेंजियम, एक कहलाता है मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम जो है उसको आप कहते हो पॉलन सैक, पॉलन सैक जो है वो माइक्रो स्पोरेंजियम होंगे, जबकि ओव्यूल नाम का जो स्ट्रक्चर होगा वो मेगा स्पोरेंजियम होगा। अब पॉलन सैक में मायोसिस के जरिए पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जबकि ओव्यूल के अंदर मायोसिस के जरिए एम्ब्रियो सैक बनते हैं। अब ये पॉलन सैक और ये ओव्यूल ये स्पोरेंजियम है, लिहाजा इनसे क्या बन गया, स्पोर्स। तो पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर हो गया, एम्ब्रियो सैक जो है मेगास्पोर हो गया, क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो गई। अब पॉलन ग्रेन और माइक्रो ये एम्ब्रियो सैक ये जर्मिनेट होंगे, माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाएगा मेल गैमेटोफाइट में, एम्ब्रियो सैक कन्वर्ट हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में। फिर ये गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स बनते मेल फीमेल गैमेट्स, वो फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में और फिर एम्ब्रियो बनता है आपका स्पोरोफाइटिक जनरेशन। फिर मजेदार बात ये है इनके अंदर 2-3 मजेदार बातें, वो ये कि पहली इनका ये जो एम्ब्रियो सैक ओव्यूल है ना, मेगा स्पोरेंजियम, इट इज वेल प्रोटेक्टेड। इसमें एक बड़ी जबरदस्त एडॉप्टेशन की हुई होती है, एवोल्यूशन की हुई थी कि ओव्यूल कहीं नहीं जाता। ये जो मेगा स्पोरेंजियम है ओव्यूल, ये एक फ्लावर के कार्प उसमें ओवरी में मौजूद होता है, और अगर एंजियोस्पर्म में तो ओवरी में मौजूद होता है, और अगर गैम्नियोस्पर्म में तो ओवरी नहीं होती है, खाली अकेला ओव्यूल होता है। अब ये ओव्यूल जो है ये है क्या, मेगा स्पोरेंजियम। इसके अंदर सबसे पहले मायोसिस के जरिए मेगा स्पोर्स तैयार होते हैं, यानी एम्ब्रियो सैक तैयार होते हैं। अब ओव्यूल के अंदर क्या आ गया, मेगा स्पोर आ गया। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या आ गया, मेगा स्पोर आ गया। अब मेगा स्पोर जर्मिनेट करेगा वहीं ओव्यूल के अंदर रहते हुए, और मेगा स्पोर वहीं रहते रहते क्या कन्वर्ट हो गया किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट। फिर वहीं रहते रहते फीमेल गैमेटोफाइट गैमेट बनाएगा, फिर वहीं पर ही मेल गैमेट आएगा। सारा काम ओव्यूल के अंदर हो रहा है, सारा काम। यानी ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर बना, फिर मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना, फिर फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुआ, फिर फीमेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट से फर्टिलाइज भी ओव्यूल के अंदर ही होता है।
और फिर ये बन जाएगा जाइगोट ओव्यूल के अंदर, और फिर जाइगोट डेवलप हो जाएगा इसी ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। सारा काम ओव्यूल के अंदर हो रहा है। फिर आपका जब ये एम्ब्रियो से डेवलपमेंट हो जाती है तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। तो ये सारा काम क्यों किया गया है? फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। सीड आपका डेवलप क्यों हुआ? प्रोटेक्शन पर्पस। तो ये प्रोटेक्शन पर्पसेस हो जाती है जी इसका। उसके बाद ये सीड प्रोड्यूस होते हैं। इसके दो टाइप्स होती हैं जी इस क्लास की, सब फाइलम जो है स्पर्मोप्सिलिस की दो क्लासेस हैं, एंजियोस्पर्म्स, गैम्नोस्पर्म्स। ओव्यूल और ओवरी और फ्रूट का फर्क है। गैम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनमें खाली ओवरी नहीं होती, इनमें सिर्फ ओव्यूल होता है। लिहाजा जब ये डेवलप होते हैं तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, लेकिन फ्रूट नहीं बन पाता। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं कि ओव्यूल इज नॉट इंक्लोज इन दी ओवरी एंड देयर सीड्स आर नॉट इंक्लोज इन फ्रूट। जबकि गैम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में सीड जो है वो ओवरी के अंदर होता है, मजीद प्रोटेक्शन। सीड जो है वो ओवरी के अंदर होता है, फिर जब डेवलपमेंट होती है तो ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में, तो इनका सीड फ्रूट के अंदर इंक्लोज होता है। फिर हम एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल देख रहे थे। एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स की अगर आप प्लांट बॉडी को देखें तो उसमें आपको रूट्स मिलेगी, स्टेम मिलेगी, लीफ होगी। दे आर वेल डेवलप। इनको तो आप वेल डेवलप होती है, रूट्स भी, स्टेम्स भी, लीफ भी। फिर इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा होता है, उसको कहते हैं फ्लावर। फ्लावर इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में फ्लावर नहीं था, ना ब्रायोफाइट्स में ना ट्रेशोफाइट्स की चारों में। क्यों? क्योंकि फ्लावर प्रोड्यूस करता है सीड, और सीड खाली यहाँ पर है। तो ये जो आपके स्पर्म ऑफ सीड है ना, इनमें एक और करेक्टर डाल दो आप कि इनमें फ्लावर और कोन होता है। ब्रायोफाइट में फ्लावर कोन नहीं है। ट्रेशोफाइट्स की जो 4 क्लासेस थी उनमें भी ये फ्लावर कोन नहीं है। फ्लावर और कोन जो है वो आपको किस में मिल रहा है? स्पर्म ऑफ सीड में। क्योंकि ये फ्लावर और कोन ही कन्वर्ट होते हैं, फिर आगे जाके इनके अंदर वो स्ट्रक्चर पाया जा रहा होता है ओव्यूल, और फिर उससे बनता है सीड। बस फर्क ये है कि आप फ्लावर कब कह रहे हो तो जब उसमें ओवरी भी होगी, उसका फ्लावर कह रहे हो। तो अगर खाली नेकेड ओव्यूल होता है तो फिर आप उसको कोन कह रहे हो। नेकेड ओव्यूल होता है तो उसको आप कोन कह रहे होते हैं। यानी एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर होते हैं और गैम्नोस्पर्म्स में कोन होते हैं। या चाहे तो आप लिख लेते हैं याद दिलाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लावर्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स, और इनमें हमारे पास क्या होती है? कोन्स होती है। ठीक है, फ्लावर्स की तरह का नहीं होते, खैर ऐसे ऐसे होते, कड़क कड़क से इनके स्केल्स होते हैं, हार्ड ऐसे। इनके अंदर जो है वो ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल, और दो कोन होते हैं, मेल कोन, फीमेल कोन। तो फीमेल कोन के अंदर जो है आपको मेगा स्पोरेंजियम मिलेगा इनके अंदर, जबकि मेल कोन के अंदर आपको इनके अंदर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा, यानी वही पॉलन सैक और ओव्यूल। जबकि फ्लावर तो हम देख रहे हैं। अब लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में आपको फ्लावर का थोड़ा स्ट्रक्चर बताया था कि फ्लावर में आपके पास पेडिकल से या अटैच हुआ हुआ होता है, कैलेक्स होती है जिनके नीचे, फिर सेपल्स होती हैं, पेटल्स भी कहते हैं उनको, फिर एंडोशियम और गाइनोशियम। एंडोशियम, एक सिंगल एंडोशियम को आप स्टेमन कहते हो, सिंगल गाइनोशियम को आप कार्पिल कहते हो। स्टेमन की अगर हम बात करें तो उसमें एक डंडी होती है, इसको आप कहते हो फिलामेंट। उसके टॉप पर एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा होता है, उसको आप कहते हो एंथर। अगर आप एंथर को खोलोगे तो आपको उसमें ऐसे एक पॉलन सेक नजर आ रही होती है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाएंगी। पॉलन सेक मैंने आपको ऊपर बताया माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इनके अंदर पाया जा रहा होता है पॉलन ग्रेन, मदर सेल। फिर वो मायोसिस करता है, आधे क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और ये बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन सेक क्या हो गया? माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलन ग्रेन क्या हो गया? माइक्रोस्पोर। ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ये वाली जो डायग्राम है, ये ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। तो याद रखें पॉलन सेक क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलन ग्रेन जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या है? माइक्रोस्पोर। ये रहे माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर। दो लेयर होती है, आउटर एक्साइन, इंटरनल जो लेयर होती है वो इंटाइन होती है, अंदर एक न्यूक्लियस होता है। मायोसिस के जरिए बना हुआ है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद n होती है। अब इसके आगे सारी डेवलपमेंट जो है वो माइटोसिस से होती है, क्रोमोसोम्स की तादाद एक ही रहेगी, आधी रहेगी। अब क्या होता है जी, इसकी एक तो ये इंटाइन जो है, एक्साइन फटती है, इंटाइन जो है ये डेवलप होना शुरू होती है और ये बन जाती है ट्यूब, पॉलन ट्यूब कहते हैं। अंदर का जो न्यूक्लियस है सबसे पहले ये दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, डीजेनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये जो डीजेनरेटिव न्यूक्लियस है ये मजीद दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है और दो गैमेट्स बन जाते हैं। तो टोटल ये न्यूक्लियस जो है आखिर में तीन हिस्सों में तकसीम हो गया, ट्यूब न्यूक्लियस और दो गैमेट्स। ये ट्यूब न्यूक्लियस, ये दो गैमेट्स। अब ये आपका जो पॉलन ग्रेन है साफ नजर आ रहा है, जर्मिनेट हुआ है, डेवलप हुआ है, तो ये अब पॉलन ग्रेन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा मेल गैमेटोफाइट। इट इज अ मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ट्यूब बन जाएगी, ट्यूब न्यूक्लियस, मेल गैमेट्स हो गए, तो ये मेल गैमेटोफाइट हो गया जिसने के गैमेट्स बनाए थे, दो मेल गैमेट्स बनाए। इसी तरीके से दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये कार्पल होता है जी, कार्पल में स्टिग्मा स्टाइल, ये ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल। ओव्यूल जो है मैंने आपको बताया, ओव्यूल जो है वो मेगा स्पोरेंजियम है, इसके अंदर मेगा स्पोर बनेगा, सारा काम इसके अंदर हो रहा होगा मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। ओव्यूल क्या है? इट इज मेगा स्पोरेंजियम। अब इसके अंदर ओव्यूल का स्ट्रक्चर ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, इसमें दो लेयर्स होती हैं, इंट्यूगमेंट्स कहते हो, एक छोटा सा सुराग होता है उसको आप माइक्रोफाइल कहते हो,
अंदर जो है ये जिस ओव्यूल जिस डंडी से जुड़ा हुआ होता है इसको आप फेनेसिल कहते हो, और फिर अंदर ये सारे टिश्यू की लेयर्स होती है इनको आप कहते हैं न्यूक्लियस। अंदर ये पाया जा रहा होता है पहले एक एम्ब्रियोसेक मदर सेल, ये लिखा हुआ एम्ब्रियोसेक मदर सेल, ये एक होगा, इसके न्यूक्लियस भी एक होगा। फिर मायोसिस करके 4 एम्ब्रियोसेक बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक एम्ब्रियोसेक रह जाता है। तो वो एक एम्ब्रियोसेक जो रह गया उसको आप कहते हो कि फिर वो मेगास्पोर है। अब वो एक अंदर मेगास्पोर है, अब ये जर्मिनेट करेगा, सेल डिवीजन, तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, इसको हम कहेंगे ये जर्मिनेट हो रहा है, और ये मेगास्पोर जर्मिनेट होकर फिर बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। कैसे जर्मिनेट होता है, मैंने आपको बताया था कि एक न्यूक्लियस से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, 4 ऊपर चले जाते हैं, 4 नीचे चले जाते हैं, फिर ऊपर और नीचे से एक एक न्यूक्लियस आके बीच में मिल जाता है, बीच वाले न्यूक्लियस को आप डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाती है। ऊपर के जो 3 होते हैं वो एंटीपोडल होते हैं, नीचे के 3 में से 2 साइनेर्जिड्स कहलाते हैं और एक फीमेल गैमेट्स कहलाता है। तो ये अब जर्मिनेट हो गया, मेगास्पोर यानी एम्ब्रियोसेक जर्मिनेट हो गया। अब ये ओव्यूल जो है ये मेगास्पोरेंजियम है, और अंदर जो एम्ब्रियोसेक है ना वो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। अब ये एम्ब्रियोसेक नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये ओव्यूल जो है ये मेगास्पोरेंजियम है, और ये अंदर आ गया फीमेल गैमेटोफाइट। साफ नजर आ रहा है मेगास्पोरेंजियम प्रोटेक्शन कर रहा है। अब हमने आगे की कहानी देखनी है, इससे आगे की कहानी। तो अब हमने क्या देखा जी, हमने क्या देखा कि हमारे पास पॉलन सैक जो होते हैं, थोड़ा सा इसको समराइज करें। पॉलन सैक जो है दरअसल ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, इनमें हमारे पास तैयार होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ये है माइक्रोस्पोर। ठीक है, मैं स्पोरेंजियम लिख देता हूँ, ये स्पोरेंजियम है, इनसे तैयार हुए जी स्पोर, फिर ये जर्मिनेट होगा और इससे तैयार होगा ये मेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। मेल गैमेटोफाइट जब वो ट्यूब बन जाएगी ना तो वो मेल गैमेटोफाइट होगा, तो स्पोर जर्मिनेट हो गया किसमें, गैमेटोफाइट। और फिर मेल गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाएगा, वो फर्टिलाइजेशन जाइगोट वगैरह वगैरह। इसी तरीके से फीमेल में आए तो फीमेल में जो ओव्यूल होता है ना वो स्पोरेंजियम है, उससे जो एम्ब्रियो सेक तैयार हुआ वो स्पोर हुआ, एम्ब्रियो सेक जो तैयार हुआ वो स्पोर हुआ, और फिर जब एम्ब्रियो सेक डेवलप करके जब बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेगा तो वो फिर जो है वो आपका गैमेटोफाइट हो जाएगा, यानी फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिवाइज किया। तो अब हमारे पास कहानी क्या थी कि हमारे पास ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर आ गया जो कि अब मेल गैमेटोफाइट है, सॉरी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो कि अब मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें ये ऐसी ट्यूब होती है, ये इसके आउटर एक साइन होती है, अंदर इसके ये ट्यूब न्यूक्लियस है और ये 2 मेल गैमेट्स हैं। ये आपके पास क्या है, एक मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन था, अब जर्मिनेट हो गया और अब ये मेल गैमेटोफाइट बन गया। दूसरी तरफ आपके पास क्या है जी, ओव्यूल। ओव्यूल कुछ ऐसा दिख रहा है अब आपको, ये 2 लेयर्स हैं, ये ओव्यूल है। अनसेंट सा बना, अबे यार चल अच्छा सा बना दे, बहुत ही अनसेंट सा हो गया था। ठीक है, ये 2 लेयर्स दिखा रहा हूँ मैं, पूरा तो नहीं बना सकता, इतनी मेरी पास टाइम नहीं है। अब ये आपके पास ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये जो बीच में बनाया ना ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो मैं इस पूरे ओव्यूल के आगे क्या लिखूंगा, ये मेगा स्पोरेंजियम है, ये मेगा स्पोरेंजियम है, ये फीमेल गैमेटोफाइट ही है, फीमेल गैमेटोफाइट तो इसके अंदर है, ये है फीमेल गैमेटोफाइट, ये है जी फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो मेगा स्पोरेंजियम हो गया, ये पूरा ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम है और अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट में ये जो ऊपर 3 लाल वाले हैं ये एंटीपोडल है, नीचे जो 2 ग्रीन है ये साइनर्जिड्स हैं, और जो ब्लैक में बना हुआ है एक ये वाला ये फीमेल गैमेट है, और एक ये बड़ा सा बनाया हुआ है ये मैंने डेफिनेटिव न्यूक्लियस है। डेफिनेटिव न्यूक्लियस में आपको याद होगा 2n क्रोमोसोम है, जबकि फीमेल गैमेट में n क्रोमोसोम। अब क्या होता है जी, ये वापस जरा इस तरफ आते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पे। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है और अंदर ये ओव्यूल बना हुआ है, ये ओव्यूल जो है ना ये वाला ये। अब क्या होता है जी, ये पोलन ग्रेन जो है एंतर फटता है, एंतर फटेगा, ये पोलन ग्रेन्स हवा, इंसेक्ट, पानी के पौधे हैं तो पानी, इनके जरिए ये उड़ उड़ा के इस स्टिग्मा पे आके चिपक जाते हैं। इस प्रोसेस को आप कहते हो पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स का एंटर से स्टिग्मा तक आना पॉलिनेशन कहलाता है।
ठीक है, तो ये हम बना देते हैं, ये आपके पास फिलामेंट था और ये एंथर था। ठीक है, तो अब ये फटेगा, ये आपके पॉलन ग्रेन्स निकले। हवा वगैरह, ज्यादातर पॉलिनेशन हवा के जरिए होती है, तो आपके ये एंथर फट गया और ये जो आपके निकले पॉलन ग्रेन्स, ये इधर आके स्टिग्मा पर आके चिपक जाएंगे। स्टिग्मा चिपचिपा सा होता है, तो उस पर आके स्टिक कर जाते हैं। बाज औकात एनिमल्स जो है वो आते हैं यहाँ पर, इनसे एनिमल्स की बॉडी से ये चिपक जाते हैं। फिर एनिमल या इंसेक्ट जो है वो दूसरे प्लांट पे जाता है, तो वहां पर जाके वो जो ये होते हैं ना मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन्स, ये इधर आके चिपक जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ना, ट्रांसफर के प्रोसेस को आप पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये जो ट्यूब बन रही है अंदर, ये ट्यूब जो पॉलन ग्रेन की बन रही है, ये बनते 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 ऐसे अंदर स्टाइल से होती हुई ओव्यूल के अंदर जाती है इधर से, यहाँ से ये आती है ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब है। पॉलन ट्यूब बहुत ज्यादा, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ये आपकी पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन को कंट्रोल करता है। तो अब आपके पास ये जो जितने भी एंथर लगे हैं, इनकी पॉलन ट्यूब निकलती हैं, सबकी निकलेंगी, लेकिन एक की पॉलन ट्यूब बस अंदर जा पाती है, सबकी नहीं जा पाएगी। एक की पॉलन ट्यूब जो है वो अंदर चली गई, और अब आपके पास ये पॉलन ट्यूब देखे ओव्यूल के अंदर एंटर हो गई। माइक्रोफाइल जो सुराख था, उस सुराख के जरिए ये एंटर हो गई। अब इसके अंदर जो दो मेल गैमेट्स हैं, ये वाले दो मेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स जो थे, ये अब इसमें यहाँ आ गए जी, ये मेल गैमेट्स हैं, और ये अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं, ये मेल गैमेट्स आ गए। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब बनी, पॉलन ट्यूब माइक्रोफाइल से अंदर हो गई। अब ये आ गए आपके पास मेल गैमेट्स, ये आ गया एक मेल गैमेट, एक आ गया मेल गैमेट। अब इनमें से एक मेल गैमेट इस डेफिनेटिव न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा, और एक मेल गैमेट जो है वो इस फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, एक जो मेल गैमेट है वो इस वाले डेफिनेटिव न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा, एक जो है वो फीमेल गैमेट को। तो दो फर्टिलाइजेशन होती है प्लांट में, दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एनिमल्स के अंदर तो सिंगल मेल गैमेट होता है, सिंगल फीमेल गैमेट होता है, वो फर्टिलाइज करते हैं और सिंगल जाइगोट बनता है। लेकिन प्लांट के अंदर दो फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, इस दोनों फर्टिलाइजेशन को आप मिला के कहते हो डबल फर्टिलाइजेशन। दो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, पहली, एक मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट वो फर्टिलाइज करता है किसको, डेफिनेटिव न्यूक्लियस को जो बीच में पाया जाता है। और एक में क्या होता है जी, एक फर्टिलाइजेशन कौन सी हुई, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर रहा होता है, तो दूसरी कौन सी हो गई कि ये जो मेल गैमेट है ये फर्टिलाइज कर रहा होता है फीमेल गैमेट को। अब जरा क्रोमोसोम्स के मामले चेक करें, मेल गैमेट में एन थे, डेफिनेटिव न्यूक्लियस में 2n होते हैं, तो ये जो बनता है ना, इसमें 3n होते हैं क्रोमोसोम्स, 3 गुना। और इसमें तो मेल गैमेट n, फीमेल गैमेट n, तो इसमें होता है 2n। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम्स की बात पे अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो पॉलन ट्यूब बनी ये अंदर आई माइक्रोफाइल के जरिए, और इसने अपने दोनों मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर दिया। एक मेल गैमेट ने आगे डेफिनेटिव न्यूक्लियस को फर्टिलाइज किया, और अब ये हो गया जी ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और दूसरे मेल गैमेट ने इस फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर दिया, ये हो गया जाइगोट। ठीक है, तो अब फर्टिलाइजेशन हो गई। अब हम नीचे आते हैं, फर्टिलाइजेशन तो हो गई, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब मामला क्या होता है जी, कि अब मैं खाली एम्ब्रियो सेक बना रहा हूँ फिर आसानी के लिए अपनी। ये जो एंटीपोडल वगैरह होते हैं ना, ये एंटीपोडल और साइनेर्जिक जो न्यूक्लियस होते हैं, ये सिर्फ हेल्पिंग के लिए होते हैं, ये सिर्फ हेल्प कर रहे होते हैं, असल काम बस उन दो ही का था। तो ये था डेफिनेटिव न्यूक्लियस, जो अब फर्टिलाइजेशन के बाद इसको आप कहते हो कि ये है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये कहते हो इसको ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 3n, 3 गुना। जबकि ये था जी वो फीमेल गैमेट, जब इसने मेल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइजेशन कर दी, ये बन गया जाइगोट, और इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 2n। तो दो फर्टिलाइजेशन हो गई और दो प्रोडक्ट हासिल हो गए। ठीक है, एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और एक जाइगोट, जाइगोट पे डबल क्रोमोसोम है। अब आता है जी फिर डीजनरेशन का प्रोसेस। आपका फ्लावर अब अपने आप को खत्म करने की तरफ जाता है, उसकी जो पेटल्स होती हैं वो खत्म हो जाती है, झड़ जाती हैं, उसके जो एंथर्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, ओवरी में जो स्टिग्मा स्टाइल होती है वो भी खत्म हो जाती है।
तो आपका फ्लावर कुछ ऐसा दिख रहा था फर्टिलाइजेशन से पहले कि ये उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी थी, ये एंथर्स थे, फ्लामेंट्स थे, ठीक है, ये पेटल्स थी और ये कार्पल्स थी, कार्पल्स सॉरी कैलेक्स। ये फ्लावर था आपके पास ऐसे। जैसे ये फर्टिलाइजेशन हो गई, ये पेटल्स भी खत्म हो जाती हैं, एंथर्स भी खत्म हो जाते हैं, फिलामेंट ये सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ रह क्या जाता है जी, ये आपके पास कैलेक्स रह जाती हैं, पेडिकल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है ये, और बस ओवरी, ये ओवरी और अंदर ओवरी, बस ये रह जाता है। उस ओवरी के ऊपर जो स्टिग्मा स्टाइल था ना, ये चीज ये भी खत्म हो जाती है, पेटल्स भी खत्म हो जाती है। कुछ केसेस के अंदर पेटल्स जो होती हैं वो ओवरी को रैप कर देती है और फ्रूट जो बनता है वो और ज्यादा फ्लैशी होता है। लेकिन तमाम में नहीं, कुछ केसेस में। मैं तो अभी हम सिंपल सा ही ले रहे हैं, तो हम अभी पहले इसी को ही देख लेते हैं। तो हमारे पास पेटल्स भी झड़ गई, एंथर्स भी झड़ गए, फ्लेमिन भी झड़ गए, स्टिग्मा स्टाइल भी खत्म हो गए, रह क्या गया, बस एक ओवरी रह गई। ओवरी रह गई, उसके अंदर है ओव्यूल और बाहर होता है ये कैलेक्स, और वो पेडिकल से जुड़ा हुआ है, पेडिकल से जुड़ा हुआ, ये सब बस रह जाता है। अब फिर होता है जी डेवलपमेंट का प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या होती है जी, ये आपका जो ओव्यूल है, ये इसकी, ये अब एम्ब्रियो है, ठीक है, ये फीमेल गैमेट्स था, ये आपके पास है डिप्लॉयड और ये है जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। ये जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है, इससे तैयार होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में जो है आप समझ लो एम्ब्रियो का खाना स्टोर हुआ, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। अब क्या क्या डेवलपमेंट होती है, ये जो जाइगोट है ये अपने आप को थोड़ी सी मजीद यानी कि सेल डिवीजन करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है थोड़े से बड़े हिस्से के अंदर, और उसको आप कहते हो तो एम्ब्रियो। उसके बाद ये जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा सेल डिवाइड करके ये अपने आप को कन्वर्ट कर देता है एंडोस्पर्म के अंदर, जो कि एम्ब्रियो के लिए रिजर्व फूड होता है। एम्ब्रियो का खाना उस एंडोस्पर्म में स्टोर होता है, ये इसका रिजर्व फूड है, ताकि एम्ब्रियो को जब डेवलपमेंट करनी हो तो इस दौरान जो खाना चाहिए वो एंडोस्पर्म से हासिल करना होता है। ये जो ओव्यूल है आपका, ये ओव्यूल जो है ये अपने आप को मजीद सेल डिवाइड करके ये अपने आप को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ये स्पीड लिख रहा हूँ सीड को, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और ये जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरी, अब ये सब डेवलपमेंट के प्रोसेस में चले जाते हैं। ओवरी जो है उससे तैयार होगा आपका फ्रूट, ओव्यूल से तैयार होगा आपका सीड, कैलेक्स तो जुड़ी रहती है, आपने देखा होगा कीनू इनू के में कैलेक्स लगी हुई होती है, पेडिकल भी जुड़ा हुआ होता है जब तक ये डेवलपमेंट चल रही है, और एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगी और एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर हम एक मेस का हिसाब किताब लें, अगर एक सीड को देखें स्ट्रक्चर, तो ये वो होता है जी मेस सीड। मेस सीड कहते हैं मकई के दाने को, ऐसे उसके बीच में एक लेयर होती है पैतरा, इसमें ये ऊपर जो है ये एंडोस्पर्म है, और ये जो नीचे है आपके पास, ये आपके पास है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, और यहाँ पे इसकी ये कोटिंग होती है जिसकी लेयर चढ़ी हुई होती है। तो ये पूरा आपके लिहाज से देखो ओव्यूल हो गया ना, ये वही आ गई इंटीग्यूमेंट, यानी कि ये और ये इंटीग्यूमेंट्स हो गई, यानी कि सीड कोड, और जब ओव्यूल की फॉर्म में था तो ये ओव्यूल की लेयर, ये जो आपका एंडोस्पर्म था ये आपका ये आ गया, एम्ब्रियो था ये आपका ये आ गया एम्ब्रियो, तो ये आपका सीड है। देखें ओव्यूल जो है ये डेवलप हो गया किसके अंदर, सीड के अंदर, ये स्टॉक था फोने सेल, ये रहा इसका स्टॉक। तो ये आपका ओव्यूल जो है कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर, एंडोस्पर्म जो है वो उसका खाना बन जाता है, रिजर्व फूड एंडोस्पर्म, और जो एम्ब्रियो होता है जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। फिर जब ये सीड आप जमीन में डालोगे तो एक नया पौधा उग जाता है। दैट इज हाउ कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर उस सीड में से आप अगर सीड को गिरा दें आप जमीन में, तो ये एम्ब्रियो जो है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस दौरान डेवलपमेंट के दौरान जो फूड चाहिए होता है वो इसके पास एंडोस्पर्म की सूरत में मौजूद है, तो इस तरह ये डेवलप कर जाएगा एक नए प्लांट में। तो यूं इनकी जाइगोट होती है, ये इनकी सारी लाइफ साइकिल थी, डेवलपमेंट थी। आपने देखा कितना बेहतरीन डेवलप हुआ हुआ है ये वाला पौधा। तो ये हमने लाइफ साइकिल देख ली एंजियोस्पर्म्स की। गैम्बोस्पर्म्स की भी लाइफ साइकिल कुछ ही इसी तरह की है, बस फर्क दो तीन फर्क है। मैं उसकी लाइफ साइकिल को तो नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो ज्यादा टेढ़ा और लंबा हो जाएगा, पर दो फर्क बस ध्यान में रखिएगा। एक तो फ्लावर होता है जी एंजियोस्पर्म्स में, जबकि गैम्बोस्पर्म्स में हम कोन्स कहते हैं। दो किस्म के कोन होते हैं, एक मेल कोन होता है, एक फीमेल कोन होता है। मेल कोन में आपको मिलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि वही पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और पॉलन सैक होते हैं सॉरी, और फिर उनसे अंदर तैयार होते हैं पॉलन ग्रेन्स।
जबकि मेगास्पोरेंजियम जो है वो ओव्यूल होते हैं और उनके अंदर जो है वो मेगास्पोर तैयार होते हैं। बिल्कुल यही मामला होता है, यही एक न्यूक्लियस से दो से चार न्यूक्लियस में वही जर्मिनेशन होती है, बस इनमें ओवरी नहीं होती है। ओवरी नहीं होती, इस वजह से इनका जो फ्रूट होता है वो भी नहीं होता, सिर्फ ओव्यूल होता है, सीड यानी। तो ये हमारे पास थी इनकी एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल। अब जरा हम देखते हैं कि हमने जो इतनी सारी क्लासेस पढ़ी, क्या उनमें से हमने एवोल्यूशनरी प्रोसेस देखे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने, एक याद होगा आपको, एवोल्यूशन का टॉपिक पढ़ा था, तो हमने देखा था कि हमारे पास जो एल्गीज थे, मल्टी सेलुलर एल्गीज, वो हमारे पास इक्वेटिक से छोड़ के लैंड के अंदर आए और वो जो है फिर वो प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट हुए। प्लांट्स के अंदर प्लांट, हाँ है मैंने लिख दिया, गलत लिखा है, हाँ चलें। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस पर मैंने आपको एक टॉपिक बताया था और हमने कहा था कि थोड़ी सी एवोल्यूशन जो है हम वो बाद में भी देख लेंगे। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या कहता है जी, कि हमारे पास जो मल्टी सेलुलर एल्गीज थे जो इक्वेटिक हुआ करते थे, पानी में रहते थे, उन्होंने फिर लैंड लैंड को कब्जा करना चाहा, लैंड पर उन्होंने अपने आप को बसाना चाहा, तो वो आ गए जमीन पर। अब जब जमीन पर वो अडॉप्टेड, जब वो जमीन पर उनको अपनी लाइफ बसर करनी थी, तो उनको अपनी कुछ डेवलपमेंट करनी पड़ी। वो डेवलपमेंट क्यों थी कि उनके लिए दो बड़े मसले थे, एक हवा में से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और जमीन में से पानी को लेना। तो इसके लिए इन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स करी। इनिशियल डेवलपमेंट्स क्या थी जी, कि इन्होंने राइजोइड्स बनाए, जो कि बिल्कुल पतले पतले धागे की तुम स्ट्रक्चर थे, जिनकी मदद से ये वाटर को एब्जॉर्ब करते थे। फिर इन्होंने क्या करा जी, कि अपने जो यानी कि इनका जो बॉडी थी वो थैलस बन गई, ताकि जो है ट्रांसपायरेशन कम हो जाए इनकी और पानी ज़्यादा से ज़्यादा एवोपोरेट ना हो, क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए था, तो ये आसपास पानी के ही रहते थे। और लीफ रूट बाद में बना, लीफ और रूट और स्टेम्स ये सब बाद में बने। इन्होंने अपने जो थैलस बॉडी थी उनमें छोटे छोटे सुराख छोड़ दिए, जिनको आप इरिटेटिंग पोर्स कहते थे, और इरिटेटिंग पोर्स के जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते थे। इन्होंने हेट्रोगैमेट्स की कंडीशन अपना ली, दो अलग अलग तरह के गैमेट्स बनाने लग गए, मेल और फीमेल गैमेट्स, जिससे क्या हुआ कि इनके फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज हो गए। फिर उन्होंने फीमेल गैमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा जी, आर्चिगोनिया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उन्होंने फीमेल गैमेट को अपने अंदर रिटेन करना शुरू कर दिया, ताकि फीमेल गैमेट की प्रोटेक्शन हो। तो फिर यही होता था जी कि एंथीरिडिया से मेल गैमेट आता था, फीमेल गैमेट में जाके अंदर जाके फर्टिलाइज होता था। फिर आए ट्रेशोफाइट्स, ट्रेशोफाइट पे मजीद इन्होंने भी, ये तो एल्गीज जो थे वो जमीन पर रहने लग गए। फिर आगे आगे इन्होंने अपनी मजीद जो है एवोल्यूशन करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने वेस्कुलर टिश्यूज भी डेवलप कर लिए और जो है लीव्स भी डेवलप हो गई। आगे जाके आपने देखा कि स्पर्म ऑफ सीडर ने फिर अपने आप को और प्रोटेक्शन के नेक्स्ट लेवल पे गए, उन्होंने अपने आप के सीड्स भी डेवलप कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्लांट्स के दो किंगडम्स, दो डिविजन्स रहे प्लांटी के, दो बड़े डिविजन जो थे, एक थे ब्रायोफाइट्स और एक थे ट्रेशोफाइट्स। तो हम ये दो हमारे पास बड़े ग्रुप थे, जिनमें मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रायोफाइट्स जो हैं ये वो एवोल्यूशनरी प्लांट्स हैं जो एल्गी से ड्राइव हुए थे। दे इवॉल्व फ्रॉम एल्गीज, ये वाले जो है वो एल्गी से इवॉल्व हुए थे और शुरू के थे और इनके अंदर लेस डेवलपमेंट थी। जबकि ये जो है ना ट्रेशोफाइट्स, ये मोर एडवांस हो गए, ये मोर एडवांस थे जी निस्बतन ब्रायोफाइट के, ये ज्यादा एडवांस थे। सही कह रहा हूँ मैं, आपके आइडिया तो हो रहा होगा ये बात। तो प्लांट में जो दो बड़े ग्रुप है उन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ट्रेशोफाइट्स आर मच एडवांस देन ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ब्रायोफाइट्स तो बेचारे अर्ली अडॉप्टेड हुए हुए एल्गीज, इनके पास रूट सिस्टम लीफ नहीं थे, उन्होंने बस उस वक्त हालात का मुकाबला करने के लिए राइजोइड्स बनाए, एरेटिंग पोर्स बनाए, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे, प्रोटेक्शन का इतना मामला नहीं था। लेकिन फिर ट्रेशोफाइट, चूंकि वो ब्रायोफाइट से इवॉल्व हुए हैं तो उनके पास वो पहले से मौजूद चीजें थी, उन्होंने उन्हीं को इवॉल्व किया, उनको अच्छी शक्ल में लाए। तो ट्रेशोफाइट्स आर मोर एडवांस देन ब्रायोफाइट्स। किन बुनियादों पे कह रहा हूँ, पहली कि ये जो है ज्यादातर आपने देखा इनके अंदर एक दो क्लासेस ऐसी हैं जिनकी फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट है वाटर से, इंडिपेंडेंट। एक तो मैं स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक करता रहता हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। एक तो ये करेक्टर है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रेशोफाइट्स आर मोर एडवांस, क्योंकि अच्छा ट्रेशोफाइट्स में भी शुरू की क्लासेस जो है वो वाटर इंडिपेंडेंट नहीं थी फर्टिलाइजेशन के एतबार से, लेकिन आखिरी जो क्लास है ना स्पर्मेटोसीडर, जिनमें ज्यादातर स्पीशीज स्पर्मेटोसीडर में ही आपके पौधों में, तो वो इंडिपेंडेंट है, लिहाजा ट्रेशोफाइट्स भी डाल देंगे।
तो ट्रेशोफाइट्स की जो आखिरी क्लास है या ट्रेशोफाइट्स की जो मोर एडवांस फॉर्म है यानी स्पर्मोप्सिडा, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कि इनके फायदे के लिए एडवांसमेंट की तरफ इनका एक कदम था, ताकि इनको पानी की जरूरत ही ना पड़े फर्टिलाइजेशन के लिए। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। फिर आपने देखा कि इनकी जो मोर एडवांस फॉर्म है, उन्होंने सीड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, जो कि प्रोटेक्शन के हवाले से एक बड़ा बेहतरीन स्ट्रक्चर रहा। इस पर यानी कि इस सीड के नाम पर ये अपना मेगा स्पोर की भी हिफाजत कर रहे हैं, ये उस फीमेल गैमेटोफाइट की भी हिफाजत कर रहे हैं, और फिर जो जाइगोट तैयार हो रहा है, एम्ब्रियो तैयार हो रहा है, ये उसकी भी हिफाजत कर रहे हैं। तो सीड इनका एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बना, जो कि ट्रेशोफाइट्स में था, ब्रायोफाइट्स में भी नहीं था, ट्रेशोफाइट्स में भी आखिरी एडवांस फॉर्म में था, जिसकी मदद से सीड्स को इवॉल्व करने से ट्रेशोफाइट्स जो है वो मोर एडवांस हो गए। उसके अलावा इनमें वेस्कुलर टिश्यू इवॉल्व हुआ, वेस्कुलर टिश्यूज इनके अंदर आ गए जी। आपने देखा वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिनकी मदद से वाटर की ट्रांसपोर्टेशन, चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, जिसकी वजह से इनकी हाइट ज्यादा नहीं थी। ट्रेशोफाइट्स ने वेस्कुलर टिश्यूज इवॉल्व किए, जिसकी वजह से ये मोर एडवांस हो गए, हायर प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने अपने अंदर रूट्स, स्टेम्स और लीव्स को डेवलप किया, रूट, स्टेम्स और लीव्स को। अब वही बात सारी क्लासेस के अंदर नहीं है, आपको सिलॉप्सिडा में रूट्स नहीं मिली, स्टेम था, लीफ नहीं था। लीफ दूसरी क्लास में आया लाइकोप्सिडा में, लीफ आपकी ट्रेशोफाइट्स की पहली क्लास में नहीं था, दूसरी क्लास में था। इसी तरह रूट आपका जो है वो पहली क्लास में नहीं था सिलॉप्सिडा में, दूसरी क्लास में था लाइकोप्सिडा में। लेकिन बहरहाल ट्रेशोफाइट्स ने आगे की इनकी क्लासेस ने इवॉल्व तो किया। तो ब्रायोफाइट्स के बाद टू रूट स्टेम लीव नहीं था, जो कि इनके लिए नुकसान देता है। इन्होंने क्या किया, राइसोइड्स को कन्वर्ट किया, इवॉल्व किया रूट्स के अंदर, विच इज मच एडवांस फॉर्म ऑफ राइसोइड्स। स्टेम बनाए, लीव्स बनाए, जो कि इनकी प्लांट की बॉडी को और एडवांस कर रहे हैं। तो इन्होंने रूट स्टेम लीव्स बनाए जी, जिसकी मदद से इनकी जो प्लांट बॉडी है वो और ज्यादा इवॉल्व हो गई। फिर इन्होंने क्या करा, स्टेम और लीव के ऊपर क्यूटिकल की लेयर चढ़ाई। ये भी बताया मैंने आपको, क्यूटिकल की लेयर इसमें नहीं थी, ब्रायोफाइट्स में क्यूटिकल नहीं थे, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन की वजह से ये ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा होती थी, तो ये इनको वाटर बार बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करना पड़ता था, वाटर पानी वाली जगह पे ही रह रहे होते थे। ट्रेशोफाइट्स ने क्यूटिकल डेवलप कर लिया, क्योंकि इनके पास पानी की जो है वो कमी थी, पानी नहीं होता था लैंड में इतना। तो इन्होंने क्यूटिकल ले लिया ताकि ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल किया जा सके, ट्रांसपायरेशन को चेक एंड बैलेंस किया जा सके। तो इन्होंने क्यूटिकल्स बनाए थे। उसके बाद इन्होंने लीव्स में स्टोमेटा को इवॉल्व किया। आपने देखा था, बताया था आपको मैंने कि एल्गीज जब जमीन पर आके रहने लगे और ब्रायोफाइट्स बने थे, तो उनमें जो है लीव्स के अंदर उन्होंने छोटे छोटे सुराख छोड़े थे, जिनको हम इरेटिंग पोर्स कहते थे, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। लेकिन उन सुराखों के बंद खोलने का निजाम नहीं था, इरेटिंग पोर्स में गार्ड सेल्स नहीं होते। फिर ट्रेशोफाइट्स ने उनमें गार्ड सेल्स लगा के उनको स्टोमेटा में कन्वर्ट कर दिया, और वो एक मच एडवांस फॉर्म हो गई इरेटिंग पोर की, क्योंकि वो बंद खोल हो सकते हैं। तो इन्होंने स्टोमेटा को इवॉल्व किया, जिसकी मदद से ये मजीद एडवांस हो गए। बहुत सारी एडाप्टेशन इन्होंने की। इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि इनका जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट था, ये भी एक अच्छी एडवांस फॉर्म है स्पोरोफाइटिक की। फिर इसी तरीके से आपने देखा इनकी आगे की क्लास ने अपने आप को हेट्रोस्पोरस कर दिया, हेट्रोस्पोरस, ठीक है, वही आखिरी जो क्लास हमने पढ़ी है स्पर्मोप्सिडा। ब्रायोफाइट्स तो सारे हेट्रोस्पोरस थे या होमोस्पोरस थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को हेट्रोस्पोरस करा, एडवांस फॉर्म में आ गई है। तो ये भी इनको एडवांस बनाने में एक अहम एवोल्यूशनरी प्रोसेस था। तो हम देखते हैं कि प्लांट जो है वो जब मल्टी सेलुलर एल्गी से ड्राइव हुए, और शुरू में हमें जो ब्रायोफाइट्स मिले ये लेस एडवांस थे। शुरू में पानी की जमीन पर जिंदगी बसर करने के लिए जरूरी तो सही तो थे, लेकिन पानी के आसपास रहते थे, लेस एडवांस फॉर्म थी। ये आपके प्लांट की लेस एडवांस फॉर्म है। फिर इन्हीं ब्रायोफाइट्स ने अपने अंदर जो है ये जो है कुछ डेवलपमेंट्स करी, जिनकी वजह से ये जो ब्रायोफाइट्स थे ये मच एडवांस हो गए, और फिर हम इनको कहते हैं ट्रेशोफाइट्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है ब्रायोफाइट और ट्रेशोफाइट में एडवांस कौन सा, आप कहोगे क्लियरली ट्रेशोफाइट्स एडवांस। ब्रायोफाइट्स तो अर्ली प्लांट्स थे जो एल्गी से इवॉल्व हुए थे, ये जमीन में रह सकते थे लेकिन एडवांस फॉर्म नहीं थी। जैसे वही बात है ना, कंप्यूटर पेंटियम 1 और पेंटियम 4 कौन सा एडवांस है, पेंटियम 4। पेंटियम 1 मुश्किल था बनाना, क्योंकि वो एक नई चीज थी, लेकिन स्लो रहा। पेंटियम 4 बनाना आसान था, आपके पास सब चीजें मौजूद थी, बस आपने उसको एडवांस करते गए, आपने स्पीड बढ़ा दी, रैम बढ़ा दी, ये कर दिया। ये हाल हुआ है ट्रेशोफाइट्स ब्रायोफाइट्स के साथ, एडवांस फॉर्म ऑफ प्लांट्स। अब हम इन ट्रेशोफाइट्स में भी देखें, ठीक है, ये तो पता चल गया हमें कि ट्रेशोफाइट्स आर मच मोर एडवांस। और इन ट्रेशोफाइट्स की भी जो 5 क्लासेस है, 5 क्लासेस कौन कौन सी आपके पास, सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा, टेरियोप्सिडा और
और कौन सी है आखिरी, स्पर्मोप्सिडा। तो इन 5 क्लासों में भी अगर हम देखें तो हमारे पास मच एडवांस फॉर्म जो है वो हमारे पास है आखिरी, स्पर्मोप्सिडा। दे आर सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, या आपके पास सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स है। इनका रीजन क्या है वो भी हम बता देते हैं। तो हमारे पास जो ट्रेशोफाइट्स हैं, इनकी ट्रेशोफाइट्स की अगर हम मजीद इनके अंदर भी अगर हम जाएं तो 5 में से आपको जो स्पर्मोप्सिडा नजर आई क्लास आखिरी वाली, स्पर्मोप्सिडा, आप कहोगे कि ये ट्रेशोफाइट्स के अंदर भी ये ज्यादा एडवांस बाकी क्लास की निस्बत, तो ये सबसे ज्यादा एडवांस होगा। दे आर मोर एडवांस इन अदर क्लासेस। व्हाई? पहली चीज, डेवलपमेंट ऑफ सीड। इन्होंने सीड डेवलप किया जो कि ट्रेशोफाइट्स की किसी क्लास के अंदर नहीं हो रहा था। और सीड डेवलपमेंट जो है वो एक अच्छा स्टेप था, अच्छा चीज थी, जिससे इनकी जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की प्रोटेक्शन हुई और प्लांट मजीद एडवांस हो गया। तो इन्होंने सीड्स को इवॉल्व किया, ये इनके अंदर एडवांसमेंट की तरफ एक अहम पॉइंट है। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, सेकेंडरी ग्रोथ करने लग गई है। सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं जी अगर आपका पौधा चौड़ाई में बढ़े, यानी उसकी चौड़ाई इंक्रीज हो। आप देखते हो ना, आपके पास जितने भी स्पर्मोप्सिडा के अलावा ट्रेसोफाइट्स की जितनी भी क्लास है, उनमें आपके स्टेम जो है वो ऐसे ग्रोथ नहीं करते, चौड़े नहीं होते, ऐसे नहीं होते। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। जबकि स्पर्मोप्सिडा में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। स्पर्मोप्सिडा के प्लांट्स जो है वो लंबाई में भी बढ़ते हैं और चौड़ाई में भी बढ़ते हैं। इसको आप सेकेंडरी ग्रोथ कहते हो। स्पर्मोप्सिडा सेकेंडरी ग्रोथ करता है, जबकि ट्रेसोफाइट्स की बाकी किसी क्लास में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं थी। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में एक खास किस्म का टिश्यू होता है, उसको हम कहते हैं कैम्बियम, वो इन्वॉल्व होता है। और ट्रेसोफाइट्स की जो बाकी 4 क्लास है उनमें कैम्बियम नहीं था। ठीक है, तो इसमें कैम्बियम होता है, इस वजह से इन्होंने सेकेंडरी ग्रोथ शो करी, जो कि और एडवांसमेंट की तरफ हो गई जी। उसके बाद तीसरा जो इन्होंने डेवलपमेंट किया वो हेट्रोस्पोरस। इन्होंने 2 किस्म का स्पोर बनाना शुरू किया, ये भी एक एडवांसमेंट हो गई जी प्लांट की। ट्रेसोफाइट्स की बाकी क्लास होमोस्पोरस होते हैं, वो एक ही किस्म का स्पोर्स बनाते हैं। जबकि स्पर्मोप्सिडा हेट्रोस्पोरस होते हैं, जिससे इनकी चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, एवरीथिंग इज इंक्रीज्ड। हर चीज इनकी बढ़ जाती है इस हेट्रोस्पोरस वाली कंडीशन की वजह से। उसके अलावा एक और चीज जो इन्होंने एडवांसमेंट हुई इनकी, वो थी पॉलन ट्यूब का डेवलप होना। ट्रेसोफाइट्स की जो बाकी 4 क्लास है उनमें पॉलन ट्यूब नहीं बनती, थोड़ा बहुत पानी वगैरह की जरूरत पड़ जाती है इनको फर्टिलाइजेशन में। स्पर्मोप्सिडा ने क्या करा, पॉलन ट्यूब नाम का स्ट्रक्चर डेवलप किया, जिससे ये वाटर से मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर मैं कह सकता हूँ कि जो स्पर्मोप्सिडा है दे आर मच एडवांस फॉर्म ऑफ ट्रेसोफाइट्स। क्या चाल है जी, एक ये सीड डेवलप करते हैं, दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, तीसरा पॉलन ट्यूब बनाते हैं, चौथा हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो अगर हम देखते हैं, हमने अभी तक सारी क्लासेस हमने देखी, तो प्लांट का जो अर्ली फॉर्म है वो ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स की इंपॉर्टेंस ये है जी कि आपके इससे पहले पहले पौधे नहीं थे, इससे पहले आपके एल्गी थे, पानी में थे। ब्रायोफाइट एल्गी की वो शक्ल है जो आपकी जमीन पर पहली बार आके रही। इन्होंने जमीन के एतबार से अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट की, लेकिन फिर उनको एडवांसमेंट जब किया तो वो अगला ग्रुप बन गया। तो ब्रायोफाइट की निस्बत ट्रेसोफाइट ज्यादा एडवांस है, और ट्रेसोफाइट्स की 5 में से जो 5वीं क्लास है वो सबसे ज्यादा एडवांस होती है, स्पर्मोप्सिडा। तो स्पर्मोप्सिडा को हम सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स कहते हैं। सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, ये आपके सबसे बेहतरीन कामयाब सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं। बाकी के जो प्लांट्स हैं ये वाले ब्रायोफाइट्स, ये भी लैंड प्लांट्स थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं थे, कुछ फॉल्ट थे। फिर ट्रेसोफाइट्स के अंदर जब ये आए तो इन्होंने शुरू की क्लासेस में उन फॉल्ट्स को इवॉल्व किया, लेकिन स्पर्मोप्सिडा ने ये 4 ऐसी एवोल्यूशन की जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हो गए, कामयाब तरीन पौधे। तो ये हमारी कुछ एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अब इस दौरान ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास जो क्लासेस है हमको उनको कंपेयर किया, हमें नजर आया ब्रायोफाइट लेस डेवलप है, ट्रेसोफाइट्स मोर एडवांस है। फिर ट्रेसोफाइट्स की 5 में से हम कहते हैं स्पर्मोप्सिडा जो है वो और ज्यादा एडवांस है, दे आर सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया। अब हम देखेंगे, ये अब नहीं देख सकते, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे वो मैं टॉपिक लिख के छोड़ देता हूँ ताकि मुझे याद रह जाए। नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक होगा एवोल्यूशन ऑफ लीफ एंड सीड। एवोल्यूशन ऑफ लीव्स एंड सीड्स। देखा हमने, बाकी एवोल्यूशन तो देख ली थी। हमने देखा कि रूट्स कैसे इवॉल्व हुए। मैंने आपको बताया कि जो आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, वो मल्टी सेलुलर एल्गीज थे, जब वो प्लांट
के पास वो जब जमीन पे आके रहने लगे तो उन्होंने पहले फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं। फिर वो राइजोइड्स ब्रायोफाइट्स की तमाम क्लासेस के अंदर राइजोइड्स ही गई। ट्रेशोफाइट्स की जो पहली क्लास थी स्पर्मोप्सिडा, तो पहली क्लास जो थी टेरियोप तो साइलोप्सिडा, तो सिलोप्सिडा के अंदर वो राइजोइड्स ही थी। लेकिन फिर उसके बाद जो दूसरी क्लास थी वहाँ ये रूट्स में कन्वर्ट हुई। तो ये तो रूट्स की एवोल्यूशन देख चुके हैं हम। स्टेम का एवोल्यूशन भी, स्टेम तो आपको ब्रायोफाइट्स में भी मिलना शुरू हो गया था, बट वो थैलस टाइप का स्टेम था। वजह मैंने आपको बताई थी, उनके पास जो है ट्रांसपायरेशन को रोकनी थी, तो एवोपोरेशन को रोकना था, तो उन्होंने अपनी बॉडी को थैलस रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो है वो अंदर की तरफ रहे और जो ऊपर के सेल्स हैं वो कम हो, ताकि जो है वो सूरज की रोशनी एवोल्यूशन को एवोल्यूशन कह रहा हूँ एवोपोरेशन को ना कर पाए। तो स्टेम का अब ये लीफ कैसे डेवलप हुआ, लीफ किस तरह इवॉल्व हुआ ये देखना है। और भी ये जो सीड जो आखिरी क्लास में आया है ये हम देखें। तो ये जरा एक ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बताता जाऊंगा वो ये कि ब्रायोफाइट में लीव्स नहीं थे, लीव्स ब्रायोफाइट में नहीं थे। ब्रायोफाइट की एक जो क्लास थी मुस की, उसमें लीफ टाइप का स्ट्रक्चर पाया जा रहा था जिसको हमने सीडो लीफ कहा, यानी कि दे आर नॉट ट्रू लीफ, दे आर सम सॉर्ट ऑफ लीफ, वो लीफ की एक दूसरी शक्ल थी। इसी तरह ट्रेशोफाइट्स की जो पहली क्लास थी सिलोप्सिडा, वो भी लीफलेस थी। उनमें भी यानी राइनिया, याद होगा आपको राइनिया की क्लास पढ़ाई थी, वो भी लीफलेस थी। लीफ सबसे पहले हमें जो मिला है वो दूसरी वाली क्लास में मिला था लाइकोप्सिडा। तो लीफ लाइकोप्सिडा ने इवॉल्व किया, ठीक है। लीफ लाइकोप्सिडा से पिछली जितनी भी क्लास है ब्रायोफाइट्स की 3 और ट्रेस्टोफाइट्स की पहली सिलोप्सिडा, उनमें लीफ नहीं था। लीफ इवॉल्व हुआ है लाइकोप्सिडा में, फिर लाइकोप्सिडा का जो लीफ है वो फिर मजीद इवॉल्व हुआ सिफेनोप्सिडा, टेरियोप्सिडा और स्पर्मोप्सिडा के जो लीव्स हैं वो इवॉल्व हुए मजीद मजीद उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया। फर्स्ट टाइम लीफ हमें जो मिला वो लाइकोप्सिडा के अंदर इवॉल्व हुआ। तो लाइकोप्सिडा इवॉल्व लीफ, लीफ जो है वो लाइकोप्सिडा ने इवॉल्व किया। बाकी जो क्लासेस है स्पर्मोप्सिडा, टेरियोप्सिडा और सिफेनोप्सिडा, इन्होंने लीफ इवॉल्व नहीं किया, इन्होंने लीफ को लाइकोप्सिडा के लीफ को मॉडिफाई किया। इसी तरीके से जो सीड इवॉल्व हुआ है ये हमारे पास खाली एक ही क्लास है स्पर्मोप्सिडा, उसके अंदर इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व सीड, वो गलत लिख दिया, उल्टा नाम लिख दिया। स्पर्मोप्सिडा ने हमारा जो है वो सीड को इवॉल्व किया। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से एवोल्यूशन की ये हम देखेंगे। तो हमें सीड तो खैर एक ही क्लास में मिला स्पर्मोप्सिडा में, उन्होंने कैसे इवॉल्व किया सीड, बाकी बाकी के अंदर सीड्स नहीं थे, इन्होंने क्या काम किया जिससे सीड बन गया। और लाइकोप्सिडा में हमें फर्स्ट टाइम लीफ मिला, तो किस तरह इवॉल्व हुआ, क्या काम किया जिसकी वजह से लीफ बन गया लाइकोप्सिडा में। उसके बाद फिर आगे की क्लास ने उसी लीफ को फिर मॉडिफाई करा और एक नई शक्ल के अंदर अच्छे से अच्छा लीफ कर दिया। तो अब हम ये नेक्स्ट क्लास में ये एवोल्यूशन ऑफ लीफ और सीड देखेंगे। और ये जो होता है हमारे पास कि इन ग्रुप्स में से कौन सा सक्सेसफुल है ये हमने बता दिया आपको। ब्रायोफाइट आर लेस एडवांस, ट्रेशोफाइट्स आर मोर एडवांस, रीजन भी बता दिया मैंने आपको। इसी तरह ट्रेशोफाइट्स की जो 5 क्लासेस है उसमें जो स्पर्मोप्सिड है दे आर सक्सेसफुल, दे आर मोर सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा एडवांस है ये। क्यों, रीजन भी मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ लीफ एंड सीड्स किस तरह हुए। फिर हमारे पास एंजियोस्पर्म्स की 5-6 फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज को हमने स्टडी करना होगा, वन बाय वन उनको स्टडी करेंगे तो फिर हमारा इस चैप्टर जो है वो खत्म होगा, इख्तिताम होगा। अब आपको अगर कोई सवाल है फातिमा तो माइक खोल रहा हूँ मैं, आपका पूछ लें तो फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे।